हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिसको पूरे इतिहास में सम्मान के नज़रों से देखा ही नहीं गया। हाँ, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने जेनेटिक्स की नींव उस समय रख दी थी जिस समय सेल डिवीजन और क्रोमोसोम का कोई भी कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। जॉर्ज मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाम था मेंडल और करते थे चर्च को हैंडल। मिली थी थोड़ी सी जमीन जिसमें वो किया करते थे मटर की खेती। मटर की बात आई तो मटर से तो कुछ तो किया होगा इन्होंने जो हमें तो जानना है इस वीडियो में। शुरुआती दौर में मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि ये मटर के पौधे आखिरकार टॉल या डॉर्फ क्यों दिख रहे हैं। आखिरकार इसमें क्या है ऐसा कि ये इंटरमीडिएट मतलब बीच के क्यों नहीं होते। आखिरकार इसमें ऐसा क्या है कि ये जनरेशन टू जनरेशन अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी एकदम स्टेबली। और इस चीज को मेंडल ने फैक्टर बताया और यहीं से ही मेंडल की एक नई हार शुरू होती है, क्योंकि फैक्टर कई बायोलॉजिस्ट को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। सोचने वाली बात ये है कि मटर का ही पौधा क्यों लिया। बहुत सारे पौधे थे, गोभी, आलू, प्याज, टमाटर। इसका जवाब भी बहुत औसम और मजेदार है। रीजन तो बहुत है पर कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीजन ये है कि इसकी बहुत कम लाइफ होती है, मतलब लेस लाइफ स्पैन होता है, अप्रॉक्स 4 मंथ। और दूसरा रीजन ये है कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन काफी ज्यादा आसानी से हो जाता है। पॉलिनेशन होगा तो सीड्स भी अच्छे से निकलेंगे और सीड अच्छे से निकलेंगे तो थर्ड रीजन इज दैट कि हमें लार्ज डेटा प्रोवाइड मिलेगा। और लार्ज डेटा प्रोवाइड मिलेगा तो इसकी कई चांसेस हो सकते हैं कि डेटा अच्छे होने के कारण हम अच्छा खासा रिजल्ट निकाल सके। इन्होंने एक दूसरी गलती ये कर दी थी कि जब इन्होंने रिजल्ट निकाला तो उसे मैथमेटिकल टूल से कैलकुलेट करके बायोलॉजिस्ट को दिखाया, जिसकी वजह से इनका रिसर्च पेपर काफी हद तक नहीं सक्सेसफुल रहा, जो इनकी दूसरी डिमेरिट्स थी। सोचने वाली बात ये है कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितने साल मेंडल सर अपने जीवन के लगाए होंगे। मेनली 7 ईयर्स, 1856 से लेके 1863 तक। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी मेंडल सर का रिसर्च पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया और कई बायोलॉजिस्ट की समझ में नहीं आया। जैसे आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम थी और ये इतिहास में पहली बार हो रहा था जब एक बायोलॉजिस्ट या एक रिसर्चर बायोलॉजी की फील्ड में मैथमेटिक्स का यूज कर रहा था। अब बात कुछ ऐसी है कि उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा ही था और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और रेशियो की मदद से इस जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से काफी कम चांसेस थे कि उनका रिसर्च कोई अच्छा रिसर्च जर्नल में जा सके। उस समय काफी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से काफी कम लोगों को इसके बारे में पता चल पाया था। और इसी के साथ साथ 6 जनवरी 1884 एज ऑफ 61 में उनका देहांत हो गया। फिर क्या हुआ होगा? क्या इनकी रिसर्च को नेग्लेक्ट कर दिया गया होगा? क्या इनकी रिसर्च वापस नहीं आई होगी? इसका जवाब भी थोड़ा सा वैसे ही हीरो एंट्री वाला है कि फिर से एक एंट्री होती है और 3 साइंटिस्ट इनके डिस्कवरी को रीस्टडी करते हैं और बताते हैं कि ये बंदा बहुत अलग लेवल का था, ये अपने समय से ही कुछ आगे चल रहा था और हम इनकी बातों को नेग्लेक्ट करते गए और इनकी बातों को कोई भी नहीं सुना। और ये साल था 1900 में जब 3 वैज्ञानिकों ने इनकी रिसर्च पेपर की स्टडी की और वो 3 वैज्ञानिक थे डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन टेस्मार्क। उस समय तक एडवांस माइक्रोस्कोपी भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से साइंटिस्टों ने सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन को काफी अच्छे से समझ लिया था और उससे यह पता चला कि जो फैक्टर नाम की चीज मेंडल के टाइम में बोली जा रही थी वो फैक्टर और कुछ नहीं बल्कि क्रोमोसोम्स है। और फिर उसके 2 साल बाद 2 वैज्ञानिक आए, सटर्ड एंड बोवेरी, जिन्होंने ये प्रूव भी कर दिया क्रोमोसोम ही वो चीज है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होती है और इसी से हमें जीन्स का कॉन्सेप्ट भी मिला। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम
फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने बहुत ही तगड़ी रिसर्च की थी, पर ऑल्दो वो एक फेलियर रहे अपने जीवन में अपने जीते जीते।